साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, वॉइस स्पेक्ट्रोस्कोपी और ऑडियोमेट्री एंटी करप्शन मैटर्स में दो इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस हैं। हम केस को लड़ना चाहते हैं, पर इस इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव की ओर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। हमको लगता है कि गवाह को ओसल कर लेंगे या विरोधाभास पैदा करेंगे या डिफेंस पुटअप करेंगे तो हम केस जीत जाएंगे। ये आपकी गलतफहमी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। साथियों, आपको दो बातें यहाँ पर समझनी होगी कि अगर आपने डिमांड थ्योरी पर काम नहीं करा तो किसी भी रूप में आप एंटी करप्शन केस को नहीं जीत सकते हो। इंडियन कोर्ट जो है यूजुअली यह अवधारणा लेके चलती है कि अगर आपके पास काम पेंडिंग है, आपसे पैसों की रिकवरी है, तो आपने अपराध तो किया ही है। और सेक्शन 20 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट प्रोसिक्यूशन की हेल्प वहाँ पर करने आ जाता है। साथियों, इस पर्सपेक्टिव में हम कितने ही जीरे कर लें, वो तभी फ़ायदेमंद होगी जब हमने डिमांड पर भी काम किया हो। और ऐसे अनेकों ही जजमेंट आए हैं जहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि डिमांड इज साइन कुआ नॉन। इसको आप लिख लो, साइन कुआ नॉन। यह है एक लैटिन वर्ड है जिसे हम सामान्य भाषा में कहेंगे आवश्यक, रिक्वायर्ड। अगर हमने डिमांड को जो है डिस्प्रूव कर दिया और डिमांड पर जो है अटैक कर दिया तो वहाँ पर हमको डायरेक्टली जो है फ़ायदा मिल जाएगा। अब एक बात समझनी है हमारे को कि एंटी करप्शन के मैटर में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव क्या है कि किसी ने भी अक्यूज्ड को और परिवादी को रिश्वत के संबंध में बात करते हुए ना देखा ना सुना। तो मुख्य बात क्या है कि सिर्फ परिवादी ही वो विटनेस है जो केस में इंटरेस्टेड है। अगर परिवादी किसी केस में इंटरेस्टेड है तो उसकी साक्ष्य पर हम रिलाई नहीं कर सकते। और उस पर्सपेक्टिव में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है। पवन बनाम स्टेट ऑफ झारखंड का एक बेसिक जजमेंट है 16/11/2022 का, झारखंड उच्च न्यायालय का, जहां पर अक्यूज को डिस्चार्ज किया गया और उसमें यह स्पष्ट किया गया कि परिवादी की साक्ष्य को ईजिली रिलाई ना करें। परिवादी एक इंटरेस्टेड गवाह होता है, जब तक इसका कॉरोबोरेशन ना हो तब तक उसको हम किसी भी रूप में कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर है? चले आगे अपन चलिए। तो हमें किस पर एम्फेसाइज करना है? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे और उसके आउटकम्स के ऊपर। तभी हम इन मैटर में सक्सेस ले पाएंगे, अदरवाइज अपन सक्सेस नहीं ले पाएंगे। तो कुल मिला के हमें डैमेज करना है एक तो ऑडियोमेट्री को, और ये डैमेज करना है अपने को वॉइस स्पेक्ट्रोस्कोपी को। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे चलिए। साथियों, इसी सीक्वेंस में दो इंपॉर्टेंट जजमेंट है और उसका एनालिसिस जो है हमें देखना होगा। और अगर हमारी भी स्थितियाँ उन साइटेशन से मैच करती हैं तो उसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ साइटेशन को कैसे अप्लाई करें और इसका क्या फ़ायदा हम ले सकते हैं, इस पर भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। साथियों, यूजुअली क्या होता है कि सैंपल गलत तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो लेता है। अब आप खुद सोचिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोविज़न है एक्सपर्ट का। DYSP हो, चाहे एडिशनल कमिश्नर हो, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो ACP का, किसी के पास भी पावर्स नहीं है सैंपल ड्रॉ करने की। ये बात आप कान खोल के सुन लो, किसी के पास सैंपल लेने की पावर नहीं है। बट हम पूछने की जहमत ही नहीं उठाते हैं और सैंपल दे के लेते हैं। सैंपल सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट ले सकता है, ऐसा एक्सपर्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड हो। साथियों, आप सबने नाम सुना होगा प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन के मामलों का, जिसमें भी अगर कोई खाना मिलावटी है तो उसकी जांच होती है, उसकी लेबोरेटरी, उसके मेथड्स और उसके एनालिसिस जो है वो नोटिफाइड है। और ऐसे कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि अगर मेथड या लेबोरेटरी जो है नोटिफाइड नहीं है तो किसी भी रूप में रिपोर्ट को या उसके एनालिसिस को हम सही नहीं मान सकते। तो वैसी स्थिति यहाँ पर है कि आज सैंपल ले रहे हैं, उसको जाँच के लिए भेज रहे हैं और FSL उस पर रिपोर्ट दे रही है। तो जब इंसेप्शन पे ये रॉन्ग है तो उसकी रिपोर्ट का आउटकम भी अपने आप में रॉन्ग हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है कि जब भी ये सैंपल ड्रॉ करते हैं तो साइंटिफिक मेथड्स यूज़ में क्या लेते हैं? नथिंग इज़ देयर। क्या मेथड्स वो लॉ से रिकॉग्नाइज है? नथिंग इज़ देयर। और इसके अलावा क्या वो मेथड्स किसी स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस से या किसी नोटिफिकेशन से ऑथराइज्ड है? ये भी कहीं नहीं होता है। तो आज उसको हम जेन्युइन कैसे मान लें? और सबसे ऐसे की बात तो मुझे तब आती है कि जो सैंपल वॉइस लेते हैं उस सैंपल वॉइस का एक नमूना प्रिजर्व करना पड़ेगा। ये इसलिए भी है कि जितने भी आज कार्रवाई होती है, चाहे वो ड्रग्स में हो, चाहे वो फूड अडल्ट्रेशन में हो, एक सैंपल प्रिजर्व करना पड़ता है एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस।
कि अगर अक्यूज वो एक सैंपल डिमांड कर ले और जांच के लिए जो है अग्रिम कार्रवाई की मांग करे तो वो सैंपल उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। पर ये कार्रवाइयाँ भी यहाँ पर नहीं होती है। पर आपकी चुप्पी ही आपका सबसे बड़ा शोषण है। आप बोलते नहीं हो, आप हर एक बात को लिख कर दो, कोर्ट को बताओ कि भाई ये प्रोटोकॉल दूसरे कानून में है। चूँकि अभी एंटी करप्शन में नहीं है तो एक स्थिति है जिसको बोलते हैं पेरीमाट्रिया, उसके कॉन्सिक्वेंटल में जो है इसको पढ़ना पड़ेगा और उसके साथ साथ जो है सैंपल को प्रिजर्व करना होगा। यदि हमें कोई दिक्कत आई तो वहाँ पर हम अपने राइट्स के तहत उसे चैलेंज कर सकें या अपने स्तर पर कोई जांच जो है करा सकें। साथियों, इसी कॉन्सिक्वेंटल में अपन अब डायरेक्ट बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। आप कई बार जो रिजल्ट है एनालिसिस का उसको उठा के देखना, उसमें लिखा था कि वॉइस प्रोबेबल है या वॉइस अपीयर्स टू बी सिमिलर है। तो ये कंक्लूजन जो हैं एग्जैक्ट कंक्लूजन नहीं होते हैं। इस पर्सपेक्टिव में दो इंपॉर्टेंट निर्णय हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। एक तो है अजय वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी, जिसका जजमेंट डेट है 28 अक्टूबर 2022। इस जजमेंट का अगर आप लास्ट पेज देखेंगे तो वहाँ पर स्पेसिफिक किया है कोर्ट के द्वारा कि एफएसएल रिपोर्ट अगर ये स्टेट करता है द क्वेश्चन वॉइस सैंपल मार्क्ड एज सो एंड सो विच वर देन मैच्ड विद samples marked as so and so, the voice sample of the concerned accused were probable of the same speaker. Apparently, the accused cannot be held guilty on the basis of probability in a criminal trial. In such circumstances, the appellant is thus entitled to get acquittal from the court on this point alone. इस बात को जो है आप अंडरलाइन कर लो और लिख लो कि अगर आपकी वॉइस प्रोबेबल है, अपीयर टू बी सिमिलर है, तो वहाँ पर किसी भी रूप में आपकी वॉइस को हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं विद द क्राइम और ना ही आपको कन्विक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्रिमिनल ट्रायल में संभावना का कोई स्थान नहीं है। अगर क्राइम हुआ है तो प्रोसिक्यूशन को स्पष्ट करना है और प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड डाउट प्रूव करना है। अपीयर्स टू बी सिमिलर, प्रोबेबल वॉइस इज नॉट अ बेसिस टू कन्विक्ट यू अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। और दूसरा इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुदेश वर्सेस सीबीआई का। ये जजमेंट है 8 दिसंबर 2022 का, इसको भी आप जो है नोट रखो। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशंस हुए हैं, इसको भी आप जो है नोट करते हुए चलें। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरास को पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में और साथ साथ जो है इसको अपन हिंदी करते चलेंगे। द प्रेजेंट केस ऑल्सो इन्वॉल्व द रिपीटेड ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। इस केस में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच जो है डाटा का ट्रांसफ़र हुआ और वही चीज़ जो है आप वाले केस में होती है कि पहले तो रिकॉर्डर में ले रहे हैं, फिर लैपटॉप में डाल रहे हैं, उसके बाद ये सीडी बना रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी। इट वॉज आर्ग्यूड बाय द काउंसिल दैट द ओरिजिनल रिकॉर्डिंग डिवाइस नेम्ड एज सो एंड सो विच वॉज यूज टू रिकॉर्ड द ट्रैप प्रोसीडिंग वॉज नॉट प्रोड्यूस बिफोर द ट्रायल कोर्ट। ये एक तर्क भी यहाँ रखा गया था कि जो ओरिजिनल डिवाइस है इसमें ओरिजिनल वॉइस थी उसको बिफोर ट्रायल कोर्ट जो है पेश ही नहीं किया गया और यही आपके केस में भी होता है। इट इज सेटल्ड principle that if the primary original evidence is digitally available and could be produced before the court, the secondary evidence should not be relied upon। और उनका ये भी तर्क था कि अगर प्राइमरी डिवाइस या रिकॉर्डिंग अवेलेबल है और उसको पेश कर सकते थे तो उसको पेश करना चाहिए। अगर वो अवेलेबल है तो सेकेंडरी एविडेंस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। द कॉपीज ऑफ कॉल डिटेल रिकॉर्ड pertaining to the telephone number allegedly seized from the appellant was neither certified and authenticated by the authorized personnel of the cellular officer as per the requirement of सेक्शन 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। और इसके अलावा कुछ ऐसे रिकॉर्ड पेश किए गए थे जो CDR से संबंधित थे पर उन्हें एज पर द प्रोटोकॉल 65B इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली पेश नहीं किया गया है। वो तो एक टेक्निकल प्ली हो गया, पर मेन जो है अपन एम्फेसाइज कर रहे हैं रिकॉर्डिंग वाले पार्ट पे। और कोर्ट ने लिखा इसके अंदर कि प्रोसिक्यूशन जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया है कि ये रिकॉर्डिंग कब कब किस प्रकार से जो है ट्रांसफ़र की गई। द ओरिजिनल ऑडियो डिवाइस वॉज ऑल्सो नॉट प्रोड्यूस बिफोर द ट्रायल कोर्ट। एक इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने अपने फैसले में लिखी है, ना तो ओरिजिनल डिवाइस आया और ये फाइल ट्रांसफ़र कैसे हुई इसका ऑथेंटिकेशन जो है फाइल पे नहीं है। अब लॉ जो है जो गवर्न करता है रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वो है 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट और उस पर जो बेसिक लॉ है वो है अनवर PV वर्सेस PK बशीर, जिसका साइटेशन है 2014 SCC पेज 473। क्लियर है। उसमें कोर्ट के ऑब्जर्वेशन क्या है, इट इज़ फर्दर क्लेरिफाइड दैट द पर्सन नीड ओनली टू स्टेट इन द सर्टिफिकेट दैट द सेम इज टू द बेस्ट नॉलेज एंड बिलीव। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सच a certificate must accompany the electronic record like computer printout, compact disc
and video compact disc pen drive pertaining to which a statement is sought to be given in evidence when it is produced in evidence. All these safeguards are to be taken to ensure the source and authenticity, which are the two hallmarks pertaining the electronic record admissible into evidence. Electronic record being more susceptible to tampering, alteration, transposition, and without such safeguards, a whole trial based on such electronic device कैन लीड टू परजुरी टू द। एक मोटी मोटी बात जो समझनी है हमको कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश हो रहा है तो 65B के प्रोटोकॉल पर वो खड़ा उतरना चाहिए। अगर वो खड़ा नहीं उतर रहा है तो वहाँ पर उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। अगर रिलाई करते हैं तो अक्यूज़ को ग्रेट परजुरी जो है कॉज होगी, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना है। और सिस्टम जो है जस्टिस का वो भी जो है अफेक्ट होने की पूर्ण स्थिति यहाँ पर रहती है। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख के अपनी प्लीडिंग ज़रूर करनी है, जो आप यूजुअली नहीं करते हो। आपके माइंड में क्या कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे फिर देखेंगे। अगर आपका बेस या फाउंडेशन ही कमज़ोर है तो कैसे आगे बढ़ोगे। और आपको मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर ही आपको जो है अपने क्वेश्चंस रेज करने हैं कि जो कुछ भी आप कर रहे हो वो गलत है और ये हमारे जांच के बिंदु हैं और ये गाइडलाइंस हैं, इसकी लाइट में आप जो है इन्वेस्टिगेशन करें। वो किसी भी भाव जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, बात माना करो। और अगर आप इनिशियल स्टेज पर ही बिंदु बना के देना शुरू करोगे तो वहाँ पर स्थितियाँ प्रोसिक्यूशन के लिए ही घातक होंगी, हमें कोई तकलीफ वहाँ पर बाद में नहीं होगी। क्लियर है? चलो आगे। ओनली इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज़ ड्यूली प्रोड्यूस्ड इन टर्म ऑफ सेक्शन 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इट वुड बी जेन्युइन, अदरवाइज नॉट। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को 65B इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोटोकॉल के कॉन्सिक्वेंस में पेश किया जाएगा तो ही एडमिसिबल होगा, अदरवाइज एडमिसिबल नहीं होगा। The question would arises as to genuineness thereof, and in that situation the resort can be made to section 45A, the opinion of examiner of electronic evidence। और फिर भी अगर कोर्ट को डाउट दिखता है तो वहाँ पर 45A इंडियन एविडेंस एक्ट का जो है रिकोर्स कोर्ट को अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है जी, ये मैंडेटरी है, आपके राइट से जो है जुड़े हुए हैं। आप इसको चैलेंज नहीं करोगे या अपने बिंदु नहीं लिख के दोगे तो बाद में आपको ही नुकसान जो है झेलना पड़ेगा। आपको कोर्ट से कहना है कि भाई हमने इनिशियल स्टेज पर ही, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की हो चाहे वो सैंक्शनिंग की हो, अपने एक एक पॉइंट्स को लिख कर दिया, बट दीज आर नॉट कंसिडर्ड वाइल डूइंग द इन्वेस्टिगेशन। और एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, अगर जांच आपकी अनफेयर हो रही है, जांच इनलीगल तरीके से हो रही है, तो वहाँ पर बेसिक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि फ़ायदा कि उसको मिलेगा ही मिलेगा। साथियों देखो, आप इनिशियल स्टेज पर ढीला रवैया रखोगे और आप ढीली पैरवी करोगे तो आप बाद में चाहे सेशंस कोर्ट पहुंचो, चाहे हाई कोर्ट पहुंचो, चाहे सुप्रीम कोर्ट पहुंचो, कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। इनिशियल स्टेज पर ही पिक्चर्स फाइल पर होने चाहिए। अगर पिक्चर्स फाइल पर हैं तो आप वहां पर प्रोसिक्यूशन को जो है तंग कर सकते हो कोर्ट में जाके। अदरवाइज प्रोसिक्यूशन तो मान के बैठा कि आप गिल्टी हो और वो कोर्ट को भी जो है कन्विंस कर लेगा। ऑल डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर प्रूडेंस। सब कुछ आप पर निर्भर है, आपकी प्रूडेंस पर निर्भर है। क्लियर है? चलिए, द एविडेंस दैट डज नॉट contemplate or permit the proof of an electronic record by oral evidence if requirement under section 65B of the Indian Evidence Act is not done with। अगर 65B इंडियन एविडेंस एक्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई है तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को परमिट नहीं कर सकते हैं और उसको एडमिसिबल नहीं मान सकते हैं एविडेंस के अंदर। द एविडेंस relating to the electronic record as noted herein before being a special provision, the general law on secondary evidence under section 63 and 65 shall yield to the same, and it is pertinent to mention here that the special law will always prevail over the general law। तो एक इम्पॉर्टेंट बात हमें नोट रखनी है, कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि 65A जो है एक स्पेसिफिक प्रोविज़न है जो कि डील करता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से, और उस पर्सपेक्टिव में अगर हम कोई इसकी कॉपी पेश भी कर रहे हैं तो वहाँ पर धारा 63 और धारा 65 के प्रोटोकॉल लागू नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर एविडेंस को धारा 65 भी इंडियन एविडेंस एक्ट के पर्सपेक्टिव में हमें साबित करना है, हमें मीन्स प्रोसिक्यूशन को। और अगर वो साबित नहीं कर पाता है तो वहाँ पर उसका फ़ायदा जो है डिफेंस को मिल जाएगा। क्लियर है? चलें आगे। चलिए, इट अपीयर्स दैट द कोर्ट ओमिटेड टू टेक नोट ऑफ सेक्शन 59 and 65A डीलिंग विद द एडमिसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। कोर्ट ने यहाँ पर सेक्शन 59 और 65A इंडियन एविडेंस एक्ट को देखा तक नहीं और ना ही उसकी पालना जो है वो सुनिश्चित करी। साथियों, कोर्ट का लिखना है कि सेक्शन 63 और 65 जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पर अप्लाई होगा 65A और 65B। टू सम एक्सटेंट द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑन एडमिसिबिलिटी ऑफ द सेकेंडरी एविडेंस pertaining to the electronic record as stated by this court in Navjot Sandhu case does not lay down the correct legal position।
it requires to be overruled, we do so. An electronic record by the way of secondary evidence shall not be admitted in evidence unless the requirement under section 65B are satisfied. Thus, in the case at hand, the CD VCD clip has to be accompanied by a certificate in term of 65B of the Indian Evidence Act at the time of taking the document. इसको underline कर दो आप. Without which the secondary evidence pertaining to the record shall not be deemed to be admissible. तो इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी कोर्ट ने कि 65B को कंप्लाई विद करना ही करना है इमीडिएटली. जब भी उस रिकॉर्ड को आप प्रोसेस कर रहे हो तो सर्टिफिकेट भी आपको तैयार करना ही करना है. अगर डिले है और लंबे टाइम बाद ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पर बेसिक जो लीगल पोजीशन है उसको आप वायलेट कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो एडमिसिबल इनटू एविडेंस नहीं माना जाएगा. क्लियर है? चलिए. The appellant admittedly has not produced any certificate in term of section 65B in respect of CDs. Therefore, the same cannot be admitted in evidence. कि यहाँ पर जो consent prosecution है उसने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है पेश नहीं करा है immediately to sustain the electronic evidence, तो कोर्ट ने कहा कि उसे हम किसी भी रूप में admissible नहीं मान सकते एविडेंस के अंदर. कोर्ट ने लिखा है the decision of Anwar PV was affirmed although with a few clarification by Honorable Apex Court in Arjun Pandit. And apart from that, 65A and 65B of the Indian Evidence Act fully govern the admissibility of the electronic evidence to the exclusion of regular procedure provided under the other parts of the Act. It was held that 65B is a condition precedent regarding the admissibility. If it is not complied with, then the consent record could not be deserved to be admitted as एडमिसिबल इनटू एविडेंस. कि 65 भी जो है एक कंडीशंस को ले डाउन करता है. अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आपको एडमिसिबल करना है तो उन्हें फुलफिल करनी होगी. अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं तो वहाँ पर ग्रेटर परजुरी कॉज होगी. प्रोसिक्यूशन को डिफेंस को जो है इसका फायदा मिल जाएगा. दस इन द व्यू ऑफ द अफोरसेड इट इज़ डिफिकल्ट फॉर दिस कोर्ट टू कंप्लीटली रिलाई अपॉन द ट्रांसक्रिप्ट. कोर्ट ने कहा कि हम ट्रांसक्रिप्ट पर रिलाई नहीं कर सकते जो कि आउटकम है सेवरल रिकॉर्डर्स का और कैसेट्स का. स्पेशली इन द राइट ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज नो मेंशन इन द डिपोजिशन ऑफ द विटनेस एज टू हाउ दिस डाटा एंड रिकॉर्डिंग वर ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. और खासकर तब कि जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो है ये डाटा कब कब ट्रांसफर हुए हैं. हाउ दिस ट्रांसक्रिप्ट वर प्रिपेयर्ड बाय द IO, और किस तरह से इनका ट्रांसक्रिप्ट जो है रेडी हुआ है. अगर प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन नहीं है, उसमें अस्पष्टता है और किस रिकॉर्डिंग से इसको तैयार किया गया ऐसी अस्पष्टता है, तो वहाँ पर किसी भी रूप में से लय नहीं करेंगे. और कोर्ट ने अल्टीमेटली जो है अक्यूज को एक्विट कर दिया. तो कुल मिला के हमें दो बात समझनी है कि सबसे पहली बात, अगर वॉइस प्रोबेबल है या वॉइस अपीयर टू बी सिमिलर है तो वहाँ पर उसका फ़ायदा जो है आपको मिल जाएगा, पर आप आपत्ति रेस करते रहो. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो ये बेसिक गाइडलाइंस है उसमें ये स्पष्ट है कि अगर ट्रांसक्रिप्ट का सोर्स और जो ऑडियो रिकॉर्ड्स है उसका सोर्स और इनकी कनेक्टिविटी प्रूव नहीं है तो वहाँ पर इसको भी हम रिलाई अपॉन नहीं कर सकते. तो ये दो इंपॉर्टेंट जजमेंट काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अगर हम डिफेंस से लड़ रहे हैं तो इनका आप सपोर्ट ज़रूर लें और इसकी लाइट में जो है आप इफेक्टिव प्लीडिंग करें ताकि निश्चित तौर पर हम जो है हमारा केस जीत जाएँ. घबराने का नहीं है, निश्चित तौर पर जो है हम जीत जाएंगे. और अच्छा हमको जो है वर्कआउट करना है, अच्छा हमको जो है प्लीडिंग करना है. तो साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना. मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.